वॉर जोन से जो लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, सीरिया पर हमला किया गया है तुर्की की तरफ से। अयन अल अरब शहर में एयर स्ट्राइक हुई है। तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी पर हमला किया गया है। सीरिया में पीकेके बेस पर मिसाइल दाग दी गई है। देखिए एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जिस जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां पर किस तरह तबाही मची है। और आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि तुर्की ने एयर स्ट्राइक कहां-कहां की है, कहां-कहां किस-किस इलाके में तुर्की ने सीरिया में एयर स्ट्राइक किया। तो सीरिया के आपको बता दें उत्तरी सीरिया का ये हिस्सा है अयन अल अरब शहर, यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये पूरा इलाका कुर्द बाहुल्य है। ये सीरिया और तुर्की की सीमा पर मौजूद है। इस शहर का जो प्रशासनिक केंद्र है वो कोबानी शहर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अयन अल अरब अलेप्पो गवर्नमेंट का एक जिला भी है। तो यहीं पर ही एयर स्ट्राइक की है तुर्की ने। और बड़ी खबर है, तुर्की का वाईपीजी के ठिकाने पर अटैक हुआ है। सीरिया में वाईपीजी के ठिकाने पर स्ट्राइक की गई। कुर्दिश ग्रुप के कमांड सेंटर पर हमला हुआ। हमले में वाईपीजी का वेपन डिपो तबाह हुआ। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाईपीजी का वेपन डिपो जिस पर हमला किया गया। ये पूरा वेपन डिपो हमले में तबाह हो चुका है। तुर्की ने ये स्ट्राइक किया जिसमें बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने ये जो एयर स्ट्राइक की है वो क्यों की है, इसके मायने क्या है, तुर्की क्यों एक्टिव है। तुर्की की कुल आबादी में 20% कुर्द रहते हैं और इसके अलावा स्वतंत्र कुर्द राष्ट्र के निर्माण की मांग लगातार तेज होती चली गई। पीकेके या फिर वाईपीजी और तुर्की में जंग जारी है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया और इराक में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर तुर्की एक्टिव है। कुर्द ठिकानों पर तुर्की की एयर स्ट्राइक हुई है। कुर्द इलाकों में कुर्द लड़ाकों को इजराइल का दरअसल समर्थन हासिल है, इसीलिए तुर्की की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया पर हमले के लिए तुर्की का मूवमेंट। तुर्की ने सीरिया में रीइंफोर्समेंट फोर्स भेजी है। तुर्की सेना के काफिले में होवित्जर तोप भी है। सीरिया में बख्तरबंद गाड़ियों की एंट्री, इसलिए आपको दिखा रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियों की एंट्री हुई है। रीइंफोर्समेंट फोर्स भेजी गई है सीरिया में। देख सकते हैं आप पूरी तैयारी में हैं ताकि इस पूरे जंग में पीछे ना हो सके, इसलिए काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं और फोर्स भी भेजी गई है सीरिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीरिया में अब तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया में कुर्द फोर्स को अमेरिका का समर्थन हासिल है। अमेरिका कुर्द फोर्सेस की मदद से आईएस का खात्मा करने में जुटी हुई है और बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है अमेरिकी फोर्स को। कुर्द फोर्स को अमेरिका से हथियारों की मदद मिलती है। अमेरिकी समर्थक कुर्द फोर्स को तुर्की अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए यहां पर एयर स्ट्राइक हुई। पीकेके या फिर वाईपीजी संगठन लगातार तुर्की में हमला करते रहते हैं और तुर्की इसका बदला ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की मदद से विद्रोही गुट सीरिया की सत्ता पर काबिज हुआ है। साथ ही सीरियन नेशनल आर्मी को भी तुर्की का समर्थन है। एक और अहम जानकारी है, सीरिया में पूर्व मेयर की हत्या कर दी गई है। झूमर के पूर्व मेयर की पीट कर हत्या हो गई है। दमिश्क में सार्वजनिक चौराहे पर फांसी लगा दी गई। और एक और एयर स्ट्राइक की खबर आपको बता दें, यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। इजराइल और अमेरिकी सेना की ये स्ट्राइक है। सना में 20 से ज्यादा जगहों पर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक के बाद होदेइदा पोर्ट निष्क्रिय किया गया। आग की चपेट में रास ईसा का बंदरगाह। हूती विद्रोहियों के 2 पावर स्टेशन पर भी हमला हुआ है। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, यमन में हमले पर अल अरबिया का दावा सामने आया है। मारान, सना और हुदैदा में स्ट्राइक हुई है। हूती विद्रोहियों के 30 ठिकाने तबाह किए गए हैं।
और आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने यमन में भयानक बारूद बरसाया है। हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। सना, हिजाज पावर स्टेशन, इसके अलावा हेजियास पावर स्टेशन, पश्चिमी तट के शहर होदेदा पोर्ट और इसके अलावा रास ईसा पोर्ट, हर्फ सूफियान इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। कहा जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में हूती के हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्चिंग पैड और आर्म फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। वहीं यमन में आईडीएफ के F-16 प्लेन से अटैक हुआ है। अटैक से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक की गई है। तो 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक हुई है। अटैक से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार इसी तरीके से हमले हो रहे हैं। यमन में आईडीएफ के F-16 प्लेन से बड़ा हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी यमन में भी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिकी ब्रिटिश विमानों ने यहां पर बम बरसाए हैं। आमरान प्रांत के हर्फ सूफियान पर स्ट्राइक की गई है। ये तस्वीरें इसी इलाके की, इसी प्रांत की हैं जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। वहां पर धुएं का गुबार आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं यमन में हूती पर अटैक से पहले का वीडियो सामने आया है। मिडिल ईस्ट में आसमान में फाइटर जेट्स नजर आए हैं। इजरायली सेना ने जारी किया है फाइटर जेट्स का वीडियो। ये देखिए, आसमान में फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट के आसमान में ये फाइटर जेट्स नजर आए हैं। इजरायली सेना ने ये वीडियो जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में भी आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की गाड़ी पर हमला हुआ है। गाड़ी में हथियार लोड करते वक्त यह अटैक किया गया। कई हिजबुल्लाह आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। कूच बिहार में बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर पर कटीले तार का बाड़ लगाया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तरफ से लगातार इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश भी की जा रही है। कूच बिहार से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां स्थानीय ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और कटीले तार की बाड़ लगा दी है। दरअसल ग्रामीणों ने एकजुट होकर खुली सीमा पर खुद ही कटीले तार की बाड़ लगा दी। ग्रामीणों का आरोप यह है कि बांग्लादेशी बदमाश या फिर घुसपैठिए खुली सीमा से खेतों में घुसकर फसलों को लूट लेते हैं, साथ ही फसलों को खराब कर देते हैं, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने खुद ये फैसला लिया, कटीले तारों का बाड़ लगाने का फैसला लिया। तो कूच बिहार से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग से भारत को क्या फायदा होगा, आइए आपको ये बताते हैं कि भारत के लिए क्यों फायदेमंद स्थिति है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। बांग्लादेश से अवैध तस्करी पर रोक संभव है इस बाड़ के जरिए। जमीन पर अवैध कब्जा अब संभव नहीं है। इसके अलावा अब रात में फसल लूटने पर लगाम लग सकेगी। ग्रामीणों ने जो ये फेंसिंग लगाई है, सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर फेंसिंग जरूरी थी। इससे पहले भी मांग की जा रही थी कि फेंसिंग यहां पर लगनी चाहिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब से बड़ी खबर है, जहां गोली लगने से पंजाब में विधायक की मौत हो गई है। लुधियाना वेस्ट से एमएलए गुरप्रीत गोगी की मौत की खबर है। विधायक को गोली कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। जब गोली लगी तब घर में ही थे विधायक गोगी। तो बहुत ही सनसनीखेज मामला ये सामने आया और विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत पर लुधियाना पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पिस्टल है, हाँ जी, लाइसेंसी 25 बोर, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ।
और अब क्या है पूरा मामला, इसकी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद गुरप्रीत गोगी बताया जा रहा है कि घर में ही मौजूद थे घटना के दौरान और रात के समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने घायल हालत में डीएमसी अस्पताल उन्हें पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गुरप्रीत गोगी को मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। और पंजाब से फायरिंग से मौत की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली खबर लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत की है, वहीं दूसरी खबर अमृतसर में ज्वेलर की सरेआम मर्डर की है। 2 ज्वेलर्स में पैसों के लेन देन में बहस होने के बाद एक ज्वेलर ने दूसरे को गोली मार दी। ये भी एक मामला सामने आया है वारदात से जुड़ा हुआ। और इस बीच अमृतसर की जो घटना है वो आपको बताते हैं। ज्वेलर की जो गोली मारकर मौत कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। 2 ज्वेलर्स में पैसों के लेन देन को दरअसल ये विवाद हुआ था और एक गुट ने हत्या कर दी। कहासुनी के बाद एक ने दूसरे को गोली मारी। सीसीटीवी में फायरिंग की जो पूरी घटना है वो कैद हो गई है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 2 ज्वेलर्स में पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था और अचानक से गोलियां चलने लग गई। एक ज्वेलर ने दूसरे ज्वेलर को गोली मार दी। सरेराह घायल ज्वेलर सिमरनपाल सिंह गंभीर हालत में जख्मी हो गए। उनको फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। हत्या की एक और सनसनीखेज वारदात एमपी के देवास से है। फ्रिज में मिली है महिला की लाश। 10 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या। लिव इन पार्टनर ने हत्या कर शव को छिपाया। फ्रिज से बदबू आने पर खुला हत्या का राज। मुख्य आरोपी संजय पाटीदार गिरफ्तार। मामला देवास शहर के वृंदावन धाम कॉलोनी का है। किराएदार बलवीर सिंह ने पुलिस से बंद पड़े कमरे से बदबू आने की शिकायत की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरा खुलवाया तो सारा राज खुल गया। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक ने जुलाई 2023 में यह मकान संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। संजय ने पिछले साल मकान खाली कर दिया, लेकिन 2 कमरे में अपना कुछ सामान छोड़ दिया था। कमरे में एक फ्रिज भी था जिसमें महिला का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी संजय पाटीदार को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। और 10 महीने से फ्रिज में लाश, 10 महीने पहले गला घोटकर हत्या की गई। लिव इन पार्टनर पर संजय आरोपी जो है जून 2024 में मकान खाली कर दिया गया था। संजय ने फ्रिज को मकान में ही छोड़ दिया। बिजली गुल होने पर बदबू की वजह से खुलासा हुआ। पुलिस ने शव फ्रिज से बरामद किया है। शादी का दबाव बनाने पर हत्या की गई है, आरोप यह है। आरोपी संजय की उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते और अब खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आज संभव है। कल देर शाम बीजेपी सीईसी की अहम बैठक हुई है। करीब 40 सीटों पर मीटिंग में चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं और आज कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी अगली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि कल देर रात तक बैठक हुई है जिसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी कि 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। और कुछ डिटेल में आपको बताते हैं। बीजेपी ने कल दिन भर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया है और शाम को सीईसी की बैठक हुई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बाकी बची जो सीटें हैं उन पर दिन भर मंथन हुआ। पहले 4 घंटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कोर ग्रुप में सीट दर सीट चर्चा की गई है। और इसके बाद फिर शाम में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 3 घंटे की अलग से चर्चा हुई, जिसमें करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 10 से 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हो सका है। आज इसके लिए एक बार फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। और आपको बता दें इस कोर ग्रुप की बैठक में क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको ये बताते हैं। पहले दिल्ली के लोगों में बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और कोशिश जरूरी है और प्रयास जरूरी है। केजरीवाल के झूठे वादों का पर्दाफाश करना होगा, ये भी उनकी ओर से कहा गया। जनता के बीच आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की जो असलियत है वो भी बीजेपी नेताओं को बतानी होगी। जो जनता के बीच जाएंगे बीजेपी नेता, ये बताना होगा। तो लड़ाई जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। अब बीजेपी इस बात को मंथन कर रही है कि आम आदमी पार्टी को कैसे घेरा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी पर बना अवैध मकान, नगर पालिका ने 24 घंटे में मकान को तोड़ने का नोटिस जारी किया। मकान में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। आदेश का पालन न करने पर पालिका कर्मियों ने दीवार को हटा दिया। बाद में महिला ने भी मकान खाली करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला का रो रो कर बुरा हाल है। तो दीवार तोड़ने के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको हम दिखाते हैं। चंदौसी की तस्वीर है, संभल के चंदौसी की, जहां मकान खाली करने का आदेश दिया गया था। अवैध मकान पर एक्शन हुआ है, मकान को तोड़ा गया है और इस मकान में रहने वाला परिवार जिसका रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि घर खाली करना पड़ रहा है। दरअसल ये मकान गुलनाज नाम की महिला का है। मकान जब टूटने लगा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय आप देखिए कैसे भावुक हो गई हैं। उनका अपना मकान टूट रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बावड़ी से जुड़ा ये मामला क्या है। चंदौसी में रिहायशी इलाके के बीच बावड़ी मिली थी जिसकी खुदाई की गई। बावड़ी के आसपास अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन ने एक मकान मालिक को नोटिस दिया था। 24 घंटे में मकान खाली करने को कहा गया। मकान मालिक ने घर को खाली कर दिया। नगर पालिका ने मकान की दीवार को हटा दिया है। चिन्हित मकान को तोड़ने का भी काम जारी है। मकान तोड़ने का खर्चा मकान मालिक देगा। अतिक्रमण हटने पर बावड़ी की खुदाई संभव हो पाएगी। और जिस महिला गुलनाज के मकान को तोड़ने का नोटिस दिया गया है, उसने क्या कुछ कहा है, क्योंकि पहले वो भावुक होती हुई नजर आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये मेरा घर जा रहा है तो रोना क्या करें। ये अभी जो नोटिस आया था उसके बाद क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। करे 24 घंटे में घर खाली कर दो। पहले हम तुमसे कह गए थे क्यों नहीं करा खाली। 24 घंटे भी नहीं दिए तो हमने क्या फौरन आ गया, तोड़ लेके हमने खाली कर दिया घर। बोले दीवार खाली है तुम्हारी ये वाली। हमने कहा दीवार खाली है। अभी डीएम साहब ने आश्वासन दिया आपको कुछ? हाँ, ये कह रहे थे इनके नाम की FIR लिखवाओ कल आके। अच्छा, जिन लोगों ने आपको जमीन बेची? जी। और डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बरसात के पानी से बावड़ी को बचाने के लिए शेड बनवाने की बात कही। तो भविष्य में वर्षा की संभावना की दृष्टिगत इसके ऊपर शेड बनाया जाएगा और पूरी भूमि को चिन्हित करके जो जगह इसकी जद में आ रही है उसका अतिक्रमण भी हम हटवा रहे हैं। सर, कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं सर? हाँ, जिन का इस जलाशय के ऊपर, बावड़ी के ऊपर, ये एक महत्वपूर्ण वाटर कंजर्वेशन का स्थान होता है और ऐसे स्थानों पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई शुक्रवार को निकली। पेशवाई में 500 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। पेशवाई में साधु संत त्रिशूल और फरसे के साथ घोड़े पर सवार दिखे। आज हम आपको कुंभ में मसान की होली की झलक भी दिखाएंगे, साथ ही संगम तट पर हुई महाआरती के दर्शन भी करवाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रयागराज महाकुंभ में सबसे बड़ा शिविर किस अखाड़े ने लगाया है। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत होनी है। उससे पहले श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी शाही अंदाज में यात्रा निकालते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। ये पेशवाई नगर भ्रमण करते हुए महाकुंभ में प्रवेश की। पेशवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। इस पेशवाई में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज के साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। तो जिस वक्त पेशवाई निकाली जा रही थी उस वक्त क्या माहौल था, देखिए मनीष वर्मा की रिपोर्ट। महाकुंभ में साधु संतों की पेशवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आज महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज की पेशवाई निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ ये पूरी भव्यता के साथ ये पेशवाई निकल रही है। आप देख रहे हैं रथों पर साधु संत सवार हैं। इसके साथ साथ जो तमाम साधु संत हैं वो भी इस पेशवाई में चल रहे हैं और कैलाशानंद महाराज भी इस पेशवाई में रथ पर सवार होकर इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। और इसी पेशवाई के द्वारा आज कैलाशानंद सरस्वती
पेशवाई और उनके तमाम साधु संत महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैलाशानंद सरस्वती एक बड़े से रथ पर सवार हैं और उन्हें देखने के लिए आसपास काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तो ये एक भव्य नज़ारा है कैलाशानंद महाराज की पेशवाई का, और इस पेशवाई के द्वारा आज महाराज और उनके सभी संत महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। और निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने पेशवाई पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये पेशवाई हमारी एक अनादिकाल की परंपरा है। हम नगर भ्रमण के साथ छावनी प्रवेश करते हैं और छावनी में जा करके हम पुनः वहाँ यज्ञ अनुष्ठान अन्न क्षेत्र अभिषेक यंत्रार्चन अर्चन इत्यादि प्रारंभ करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा अपने पंचों के साथ हमारे अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में यह पेशवाई हमारी निकली है। और यह पेशवाई इसलिए की जाती है जिससे कि नगर के लोगों को पता लग जाए कि आज आचार्य नगर भ्रमण करके अपने शिविर में चले गए। देश दुनिया से आने वाले जो अतिथि लोग हैं वो आकर के हमारे शिविर में रह सकें, हमारे शिविर में प्रवेश कर सकें, हमारे शिविर में आकर के वो अपना यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर सकें। और संगम नगरी में भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। रोज अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति की जा रही है। संगम तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में हजारों लोग शामिल हुए। ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा विहंगम हैं और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है प्रयागराज में। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अमेरिका में कुदरत के कहर की। कहते हैं कि कुदरत के आगे किसी का वश नहीं चलता, सब बेबस हो जाते हैं। समय समय पर इसकी झलक भी देखने को मिलती है। अब सुपर पावर बहुत ज्यादा परेशान है। अमेरिका आग और बर्फबारी की दोहरी मार इस वक्त झेल रहा है। अमेरिका में लगी भीषण आग 40,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों से लेकर घरों तक बहुत हद तक इस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। हॉलीवुड हिल्स में भी आपको बता दें ये आग फैल चुकी है। कई हॉलीवुड कलाकारों को अपने घरों को मजबूरन छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। मशहूर अभिनेत्री पेरिस हिल्टन ने लॉस एंजलिस में आग से खाक हो चुके अपने घर का वीडियो शेयर किया है। तो वहीं टेक्सास और ओक्लाहोमा के अधिकांश हिस्सों में बर्फीले तूफान ने बर्बादी मचा दी है। भारी बर्फबारी और बर्फ से ढकी सड़कों से जनजीवन बेहाल दिखाई दे रहा है। साल 2025 की शुरुआत आधी दुनिया में कुदरत के कहर से हुई। साल 2025 के पहले 10 दिन में ही कुदरत के भीषण कहर से दुनिया दहल उठी। क्या साल 2025 में कुदरत की तरफ से किसी बड़े खतरे का अलार्म बज रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल के पहले 10 दिनों में दुनिया भर से जो तस्वीरें और खबरें आई वो बेहद डराने वाली हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक में शुरू के 10 दिनों में ही लगभग आधी दुनिया ने कुदरत के रौद्र रूप को जिस तरह देखा वो लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। कहीं भीषण आग तो कहीं भयानक बर्फबारी, कहीं भूकंप से धरती थर्रा गई तो कहीं रेगिस्तान में भी सैलाब ने सितम ढाया। यहां तक कि साल की शुरुआत होते ही एक बार फिर से खतरनाक वायरस ने भी लोगों को सतर्क कर दिया है। कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई साल 2025 मानव जाति के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला साबित होने वाला है? क्या साल की शुरुआत में घटनाएं कुदरत की कोई बड़ी चेतावनी है? कुदरत के कहर की मार फिलहाल सबसे ज्यादा अमेरिका को झेलनी पड़ रही है।
अमेरिका में जंगल जल रहे हैं। सुपर पावर के शहर जल रहे हैं। हजारों इमारतें और मकान खाक हो चुके हैं। गाड़ियां जलकर भस्म हो चुकी हैं। इस आग में कई चर्च, स्कूल और अस्पताल भी जलकर खाक हो गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास के इलाकों में आग ने पिछले कई दिनों से भयंकर तांडव मचा रखा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फैली भीषण आग ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। कैलिफोर्निया में आग से कम 10,000 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। अकेले लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स में 5300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गईं। 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी खतरा है। आग अब तक 40,000 एकड़ में फैल चुकी है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह खाक हो चुका है। करीब 1,80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक आग से करीब 5,15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आग से नुकसान की रकम कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। तेज हवाओं के चलते कैलिफोर्निया के जंगलों से यह आग रिहायशी इलाकों में फैलती जा रही है। आलम यह है कि शुरुआत में 10 एकड़ के दायरे में लगी आग कुछ ही घंटों बाद तकरीबन 3,000 एकड़ में फैल गई। इस भीषण आग की वजह से लॉस एंजलिस शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भयानक आग की लपटों ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और शहर के कई इलाकों में फैल गई। आग की नई घटना को केनेथ फायर कहा जा रहा है। तेजी से फैलती केनेथ फायर वेस्ट हिल्स के आसपास के इलाकों और वेंचुरा काउंटी के पास सैन फर्नांडो घाटी में शुरू हुई। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास 5 जगहों पर जंगल की आग फैली, जिन्हें पैलिसेड्स फायर, ईटॉन फायर, लीडिया फायर, हर्स्ट फायर और सनसेट फायर कहा जा रहा है। लॉस एंजलिस की हॉलीवुड हिल्स और पैसिफिक पैलिसेड्स में आग के बाद हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां आग से हुई तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही हैं। मशहूर अभिनेत्री पेरिस हिल्टन ने भी लॉस एंजलिस में आग से खाक हो चुके अपने घर का वीडियो शेयर किया। हॉलीवुड हिल्स में पेरिस हिल्टन के अलावा बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर जैसी तमाम हस्तियों के मकान जलकर राख हो गए हैं। इस बीच हॉलीवुड हिल्स में रहने वाले कई हॉलीवुड कलाकारों को अपने घर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। अमेरिका की इस आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यूरोपीय जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। 2024 ऐसा पहला वर्ष रहा जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। 2024 में जनवरी से जून तक का हर महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। साल 1850 के बाद से 2024 सबसे गर्म साल रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक आंकड़े बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि साल 2025 के शुरू के 10 दिनों में ही जिस तरह से कुदरत की एंट्री हुई है वो बहुत खौफनाक है। अमेरिका में आग इंसानों पर ही कहर नहीं ढा रही, बल्कि बेजुबान भी इससे नहीं बचे हैं।
अमेरिका से आई तस्वीर इसकी गवाह है, जिसमें एक शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर एक खरगोश को बचाता दिख रहा है। इसी तरह दूसरी तस्वीर में कुछ लोग घोड़ों को बचा कर लाए हैं, जो आग के बीच फंसे हुए थे। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, साथ ही अपने पालतू जानवरों को भी बचाने में लगे हैं। लोगों की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो किसी भी तरह से इस आग से निजात पाना चाहते हैं, जबकि जंगल से उठी आग की लपटें अमेरिका के एक बड़े इलाके को तबाह कर देने पर आमादा हैं। अमेरिका में सिर्फ आग का ही तांडव नहीं है। अमेरिका में एक तरफ आग से कोहराम मचा है, हजारों लोगों की आग दहला रही है। दूसरी तरफ बर्फ भी अमेरिका में कई जगहों पर आफत बन गई है। अमेरिका के टेक्सास और ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी टेक्सास और ओक्लाहोमा में गुरुवार सुबह तूफान के कारण भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इसकी वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया। करीब 10 लाख छात्रों की कक्षाएं रद्द कर दी गईं। ये तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास से आई हैं, जहां भयंकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ जम गई। इससे सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। टेक्सास के कई हिस्से बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। सड़कों पर, गाड़ियों पर, पेड़ों पर हर जगह बर्फ का साम्राज्य है। इस बर्फबारी ने लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं। टेक्सास की तरह ही ओक्लाहोमा में भी बर्फीले तूफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ओक्लाहोमा में हाईवे पर बर्फीले तूफान ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है कि ओक्लाहोमा, टेक्सास, अरकानसास, लुइसियाना और मिसिसिपी के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी होगी। साल 2025 के शुरू के 10 दिन में कई देशों में बाढ़ और सैलाब भी कहर बनकर आया। मंगलवार को ब्रिटेन के लेस्टर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सड़कें, खेत, घर, मकान और गाड़ियां भी इस सैलाब की चपेट में आ गईं। लेस्टर में बाढ़ से सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए, यहां तक कि ट्रेनें भी रोक दी गईं। यूरोप की तरह ही साल के शुरुआती 10 दिनों में अरब के रेगिस्तान में भी सैलाब आया। सऊदी अरब में ऐसी बारिश हुई कि सैलाब में सड़क के साथ साथ गाड़ियां भी डूब गईं। आमतौर पर सऊदी अरब को भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों वहां भारी बारिश हो रही है। यहां तक कि सऊदी अरब के मक्का शहर में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इन दिनों प्रकृति और रौद्र रूप में है। आइसलैंड में ज्वालामुखी ने भी कहर बरपा दिया है। उधर चीन में HMP वायरस से भी दुनिया डरी हुई है। मतलब 2024 में कुदरत कोई बड़ा अलार्म बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टेनिस स्टार ने बड़ा खुलासा किया है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को जनवरी 2022 में डिटेन कर लिया गया था। विंबलडन टाइटल के लिए ऑस्ट्रेलिया गए जोकोविच कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर डिटेन किए गए थे। तब उन्हें होटल में रखा गया था। अब जोकोविच ने कहा है कि उन्हें होटल में धीमा जहर दिया जा रहा था। कोरोना काल में टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने वैक्सीन नीति का विरोध किया था और कहा था कि अपनी सेहत से जुड़े फैसले लेने के लिए वो आजाद हैं। इस बयान की आलोचना हुई और इसके बाद जब बिना वैक्सीन लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्हें इमिग्रेशन डिटेंशन में रखा गया। जोकोविच ने अब हंगरी की एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया है और उनका दावा है कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा था। जोकोविच ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेलबर्न के होटल में खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा था। कई दिन जोकोविच डिटेंशन में रहे थे। लंबी कोर्ट कार्रवाई के बाद जोकोविच को मेलबर्न से सर्बिया डिपोर्ट कर दिया गया था। इस दौरान उन्होंने जहर दिए जाने का दावा किया। जोकोविच ने हंगेरियन पब्लिक को बताया कि सर्बिया आने के बाद मुझे खाने में जहर मिलाने के बारे में पता लगा। मेरे शरीर में हेवी मेटल, लेड और मरकरी मिले थे। मुझे नौशिया, कमजोरी और उलझन रहने लगी थी। मैं इतना कमजोर हो गया था कि कभी कभी बिस्तर से उठना मुश्किल लगता था। कभी कभी लगता था शरीर काम नहीं कर रहा है। जोकोविच ने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की। जोकोविच के बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ही इस बारे में कोई जांच शुरू करने का ऐलान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।